सौरभ भारद्वाज ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी को घेरा। दिल्ली सरकार फर्जीवाड़ा सरकार बन गई है, आप नेता ने कहा। विधायक ने कहा सौरभ भारद्वाज जो भी आरोप लगा रहे हैं वह सब गलत है। गोकुलपुरी में लूट की वारदात को पुलिस ने कुछ दिनों में सुलझाया। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मोबाइल, सोने की चेन, नगद और मोटरसाइकिल बरामद। एमसीडी ने अपनाया डिजिटल लेखा प्रणाली। 15 नवंबर से एमसीडी में नई अकाउंटिंग व्यवस्था होगी लागू। समय की बचत और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेगा नया सिस्टम। न्यू संजय अमर कॉलोनी में लगी वेस्ट रिसाइकल मशीन सुर्खियों में। जनता ने कहा मशीनें कई दिनों से नहीं कर रही काम। निगम पार्षद ने कहा जल्द मशीन को कराया जाएगा ठीक। शादरा अंडरपास लोगों के लिए बना परेशानी का सबब। केवल 2 व्हीलर और पैदल यात्री ही अंडरपास का कर सकते हैं इस्तेमाल। ई रिक्शा या छोटे वाहनों को निकलने में हो रही है दिक्कत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज लगातार बीजेपी को किसी न किसी मुद्दे पर घेरते रहते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी को घेरा है। भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार फर्जीवाड़ा सरकार बन गई है। दिल्ली सरकार मॉनिटरिंग मशीन यानी प्रदूषण मापने वाले यंत्रों के आसपास पानी का छिड़काव कर नकली डेटा तैयार किया जा रहा है, जिससे कि वास्तविक डाटा को छुपाया जा सके और प्रदूषण का जो लेवल है वह कम दिखाई दे। इसी पर हमने पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर विधायक डॉक्टर अनिल गोयल से बात की, तो उन्होंने बताया कि सौरभ भारद्वाज जो भी आरोप लगा रहे हैं वह सब गलत है, क्योंकि अब उनकी सरकार सत्ता में नहीं और जो काम उनकी सरकार 10 साल में नहीं कर पाई थी वह बीजेपी ने 8 महीने में कर दिया। डॉक्टर गोयल ने बताया कि दिल्ली में पिछले साल के मुकाबले इस बार प्रदूषण का लेवल काफी कम और समान स्थिति में है। नहीं तो नवंबर में देखा जाता था कि प्रदूषण इतना बढ़ जाता था कि ग्रैप लागू कर दिया जाता था, लेकिन हमारी सरकार प्रदूषण कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इस बार दिल्ली के प्रदूषण में काफी कमी देखने को मिली है। उनको मुझे लगता है ना तो पता नहीं है डाटा कैसे तैयार होता है। ये सारा का सारा कंप्यूटराइज्ड डाटा, इसको फर्ज किया ही नहीं जा सकता। हमारे माननीय मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने भी बोला, हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं, कि इस डाटा को फर्ज किया ही नहीं जा सकता। और मैं समझता हूँ कि पिछले साल के कंपैरिजन में करिए तो अब इस साल सेम डेट्स की एयर क्वालिटी बेहतर है। जैसे पहले जिन डेट्स में पिछले एक हफ्ते की बात करें 280 से 300 अब की रहा है, तो पिछली बार वो रहता था 350। और दूसरी बात, जब जैसे जैसे ज़रूरत है वो दिल्ली सरकार तुरंत कदम ले रही है। हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं जहां अधिकारियों के साथ, केंद्र के अधिकारियों के साथ भी, दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ भी। और आप देखिए अभी जैसे ग्रेप 3 की ज़रूरत थी, ग्रेप 3 लग गया। फिर उसके बाद जैसे 5वीं तक की क्लास हाइब्रिड मोड में हो गई। तो ये तो कंटिन्यूस इवॉल्विंग प्रोसेस है। जैसे जैसे बढ़ेगा उसके हिसाब से सबसे बड़ी बात है कि सरकार एक्शन ले रही है। तो इनका काम जो है आम पार्टी का, उनका काम तो क्रिटिसिज्म करना है, विरोध करना है, लेकिन उनको सत्य पर विरोध करना चाहिए। ये असत्य नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उनकी शायद जीन्स में ही शामिल है, ये डीएनए में शामिल है झूठ बोलना, तो वो झूठ बोलते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी थाना क्षेत्र में हुई एक लूट की वारदात को पुलिस ने महज कुछ दिनों में सुलझा लिया। पुलिस टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन, सोने की चेन, 4000 रुपए नगद और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की है। घटना 9 नवंबर की है, जब करीब शाम 4:45 पर एक 48 वर्षीय महिला वजीराबाद रोड स्थित कपूर पेट्रोल पंप से लोहानी गोलचक्कर की ओर पैदल जा रही थी। तभी बाइक पर सवार 2 युवक ने पीछे से आकर महिला का पर्स झपट लिया और फरार हो गए। पर्स में मोबाइल फोन, सोने की चेन और नगद मौजूद थी। महिला की शिकायत पर थाना गोकुलपुरी में मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त धाराएं भी जोड़ी गई। एसएचओ इंस्पेक्टर उमेद सिंह के नेतृत्व में गठित टीम, जिसमें एएसआई सुशील शर्मा, हेड कांस्टेबल अनुज, कांस्टेबल रोहित, प्रवीण और प्रिया शामिल थे। उन्होंने तकनीकी और स्थानीय इनपुट के आधार पर 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जगदीश और विपिन के रूप में हुई।
पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से पीड़िता का मोबाइल, सोने की चेन, 4,000 रुपए और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। 15 नवंबर से एमसीडी अब अपने वित्तीय कार्य प्रणाली को पारदर्शिता और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। 15 नवंबर से निगम अपने मुख्यालय में एक्यूरल बेस्ड डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम लागू करने जा रहा है। इस नई व्यवस्था में एमसीडी के सभी कामों का लेखा जोखा ऑनलाइन हो जाएगा। निगम आयुक्त अश्वनी कुमार ने कहा कि ये कदम एमसीडी के लिए एक काफी अहम है। इस प्रणाली के जरिए एमसीडी को एक आधुनिक, डिजिटल और पारदर्शी शहरी निकाय के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। इससे न सिर्फ धन के लेन देन की निगरानी बढ़ेगी, बल्कि वित्तीय रिपोर्टिंग और संसाधनों के उपयोग की दक्षता में सुधार होगा। साथ ही वित्तीय डेटा का विश्लेषण ज्यादा विश्वसनीय और सटीक तरीके से किया जा सकेगा। इस पर हमने पार्षद से बात की तो उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत एमसीडी मुख्यालय के सभी विभाग पूरी तरह ऑनलाइन लेखा प्रणाली में हो जाएंगे। एमसीडी में अब तक खातों और भुगतान प्रक्रियाओं का रखरखाव मैनुअल रूप से किया जाता रहा है, लेकिन अब इस नई व्यवस्था में सभी विभाग का काम ऑनलाइन तरीके से होगा। सभी वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड सटीक और पारदर्शी तरीके से रखा जा सकेगा और इससे समय की बचत भी होगी। देखिए, व्यक्ति से व्यक्तिगत संपर्क जब होता है तो भ्रष्टाचार बढ़ता है, लेकिन जहाँ हम टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ जो है वो भ्रष्टाचार कम होता है। तो दिल्ली नगर निगम ने निर्णय लिया कि जो भी वॉचर्स हैं, जो भी वित्तीय जानकारी है, चाहे वो डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रही है, वो सारी ऑनलाइन रहेगी। तो कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति उन जानकारी को ले सकेगा। इसके साथ साथ आपको पता है बहुत सारी जो जनता से जुड़ी हुई जो काम है, जिसमें लाइसेंस बनाना है, चाहे वो हेल्थ लाइसेंस है, चाहे वो ट्रेड लाइसेंस है, चाहे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, और ऐसे बहुत सारी जानकारी हमने ऑनलाइन कर दी है, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर्स की बुकिंग है। इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, ऑनलाइन आप जमा करवा सकते हो, कोई किसी को फेवर नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे ऐसे करके इन सारी चीज़ों से कैसे भ्रष्टाचार ना होने दिया जाए, इसकी तरफ भारतीय जनता पार्टी शासित दिल्ली नगर निगम बढ़ रहा है। देखिए, जो लोग परेशान हुआ करते थे, समय समय पर बार बार चक्कर लगाना, एमसीडी के ऑफिस जाना, कभी अधिकारी नहीं होते थे, कभी अधिकारी राउंड पे होते थे, कभी इलाके में होते थे, तो समय समय पर उनको बहुत सारी दिक्कतें हुआ करती थी। ऑनलाइन से ये हो जाएगा कि तुरंत कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। समय समय पर, समय से पहले जो कार्य होने होते हैं वो भी समय से पहले आपको मिल जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी नहीं होगी, ना पैसे जमा कराने में होगी, ना ऑनलाइन कुछ चीज़ निकालने में होगी, ना करने में होगी। ये सुविधाएं समय समय पर होनी चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का और हमारे मेयर साहब का, जिन्होंने ये कार्य किया ताकि जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। पूर्वी दिल्ली के न्यू संजय अमर कॉलोनी इलाके में लगी वेस्ट रिसाइकिल मशीन इन दिनों सुर्खियों में है। इलाके की जनता का कहना है कि यहां लगी मशीन कई दिनों से काम नहीं कर रही है, जिसके चलते कचरे के निस्तारण में परेशानी आ रही है और पूरे क्षेत्र में गंदगी फैलने लगी है। कूड़े को रिसाइकिल करके उसको खाद बनाने के लिए एमसीडी ने न्यू संजय अमर कॉलोनी में वेस्ट रिसाइकिल मशीन लगवाई थी, लेकिन अब वो इस्तेमाल में नहीं है। निगम पार्षद ज्योति रानी का कहना है कि हमने इस मशीन की शिकायत पहले ही जोन को दे रखी है, कई बार पत्राचार किया गया। उम्मीद है कि जल्द ही तकनीकी टीम आकर इसे ठीक कर देगी ताकि जनता को राहत मिल सके। विश्वासनगर के लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही ये वेस्ट मटेरियल मशीन दोबारा चालू हो ताकि क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था पहले जैसी बहाल हो सके। देखिए, न्यू संजय कॉलोनी एक कंजेस्टेड एरिया है। आप जानते सभी है कि हम पब्लिक बहुत रिगार्डिंग बहुत है वहाँ पे। मैं अभी कुछ दिन पहले अभी डीसी ऑफिस गई थी। अभी मैंने उसके रिगार्डिंग मैंने वहाँ पे बात करी है कि वहाँ पे एक रिसाइकिल मशीन लगी हुई है, आप उसको या यूज़ में ले आओ, क्योंकि पब्लिक की देखो जितनी भी हमारी कंप्लेन है, देखो रिसाइकिल मशीन लगी है, कूड़ा उससे कमी होगी, वहाँ पर छाटा जाएगा तो वैसे ही मैंने सब सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा। जब वो स्टार्ट काम हो जाएगा तो वहाँ पे जो उल्टे सीधा काम होते हैं, सनैके वगैरह जो आते हैं, तो वो काम रुक जाएगा। लेकिन डीसी साहब ने बोला कि देखिए वो देखो पहले के टेंडर लगा हुआ होगा तो वो अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है। लेकिन मैं डीसी साहब से मैंने बाबा दरख्वास्त करी है कि आप लोग उसको मशीन को चालू करवाएं, जिससे कि कंप्लेन वगैरह जो भी हमारे पास आती है वो बंद हो जाए। और मैं चाहती हूँ देखो ये सबसे बड़ी देखो एक चीज़ ये भी है, देखो जितनी भी हमारी पुलिस प्रशासन जितनी भी आती है, देखो उनका भी पूरा हक बनता है कि आप लोग पूरे इलाके में घूमें, जहाँ पर गलत काम हो तो आप उनको रोकें।
मैं अपनी उनके पुलिस वालों से भी कहती हूँ, उनकी जितनी भी हमारी टीम है उनको भी पूरा साथ चाहिए। देखो मैं तो हुई है एमसीडी की तरफ से, लेकिन मुझे उनका साथ भी चाहिए। देखिए एमसीडी पूरा काम नहीं कर सकते, लेकिन देखो बिना हाथ हम मजबूत कैसे करेंगे, हमारे हाथ मजबूत नहीं होंगे। तो मैं चाहती हूँ आप मैं तो साथ में दे ही रही हूँ, लेकिन पुलिस प्रशासन के भी मेरे साथ मिलते रहे, जिससे कि वहाँ पे जितने भी गलत काम होते हैं हम रोक सकें। देखिए मैम, ये जो मशीन जो लगी हुई थी ना, ये नेक्स्ट मतलब पहले वाले टब में लगी हुई थी, तो मैंने उसी के बेस पे ही मैंने बात करी कि देखो पहले जो टब में जो लगी हुई थी, चलो अब जब स्टार्ट नहीं, लेकिन इतने लाखों की मशीन लगी हुई है तो उसको यूज़ में लेके आए, क्योंकि एमसीडी का पैसा कोई बेकार पैसा नहीं है, वो भी जनता का पैसा ही होता है। जो भी जीएसटी वगैरह जो लग के वो भी एमसीडी फंड में, वो जो उसके थ्रू ही हमें मिलता है फंड हमें भी, अदरवाइज कोई पर्सनल उनका फंड नहीं होता है। हमारा फंड ये हमारे पास ही आता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं बाबा यही कहती हूँ कि मैं जितना हो सकता है मैं उसको मशीन को चालू करवाऊंगी, जिससे कि वहाँ पे जितने भी गैर कानूनी काम है बंद। शाहदरा फ्लाईओवर के नीचे पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया अंडरपास अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। पहले यहाँ छोटे वाहन भी गुजर जाते थे, लेकिन हाल ही में लोहे की रॉड के खंभे लगा दिए गए हैं। अब केवल 2 व्हीलर और पैदल यात्री ही अंडरपास का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं कि अंडरपास का उपयोग फ्लाईओवर पर ट्रैफिक बचाने के लिए किया जाता था। अब इसे बंद करने से उन्हें अपनी ई रिक्शा या छोटे वाहन निकालने में दिक्कत हो रही है। लोग इस फैसले से नाराज हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते थे और स्कूल जाने के लिए दिक्कत हो रही है, ऊपर से जाना पड़ता है, ऊपर से हमारे को। और ये ट्रक वाले भी खड़े हैं, सब लोग जाम लगा देते हैं, ऊपर से कहते हैं रिक्शा वालों ने जाम लगा रखा है। यहाँ पे जितना भी जाम लगता है ना, ये खाली अंडरपास की वजह से है और कुछ नहीं है। यहाँ पे आदमी को ना इतनी भीड़ हो जाती है, स्कूल के टाइम पे बच्चे ना आधे घंटे से 2 घंटे लग जाते हैं ना घर पहुँचने में। भैया यहाँ इतना बुरा हाल है ना, इस कांटे की वजह से इनने पैसे भर दिए, आगे कोई सुनवाई नहीं है, इसकी चले जा रही है यहाँ पे। स्कूल के लिए लेट हो जाने बच्चे, क्योंकि यहाँ से रिक्शा निकल जाते थे आराम से, और कोई इमरजेंसी भी पड़ जाती है, कोई उधर से आने वाला रिक्शा अस्पताल जाने के लिए या इधर से जाने वाला, इससे जल्दी से निकल जाता था। अगर वहाँ से ऊपर से जाएगा आदमी को टाइम लगेगा। इमरजेंसी सबसे बड़ी 2-3 दिन हो गए इसको कराए, हो गए इसको, पहले भी ऐसे हुआ था और ये करवाते यहीं के लोग हैं। व्हीलर या 3 व्हीलर का ही रास्ता बनाया गया था ये, ठीक है ना जी। और किसी को सावधानी हो, छोटा रास्ता बनाया गया था, इसीलिए बनाया गया था क्योंकि रेलवे ब्रिज है, इसी चक्कर में बनाया गया था कि आने जाने की किसी को समस्या ना हो। क्या कर दिया इसे? अब इसको यहाँ के प्रधान है, कोई भी है बंदे यहाँ पे, उन्होंने ये क्या कर खबर देखो आप इनको, ये देखो कैसे लोग कर दिया। सिर्फ स्कूटर नहीं जाएगा। अगर आपका बच्चा चलते या खड़े होते समय अपने घुटनों को आपस में टकराता है तो ये सिर्फ चलने का तरीका नहीं बल्कि एक मेडिकल कंडीशन हो सकती है, जिसे आम भाषा में नौकनी और मेडिकल भाषा में जेनुवेल्गम कहा जाता है। हमने इस विषय पर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक अरोड़ा से बात की तो उन्होंने इस समस्या के बढ़ते कारण, लक्षण और इसके आसान इलाज के बारे में डिटेल में बात की। उन्होंने बताया कि नौकनी में बच्चे के पैर अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। जब बच्चा सीधा खड़ा होता है तो उसके घुटने आपस में सट जाते हैं या टकराते हैं, जबकि टखनों के बीच में काफ़ी अंतर दिखाई देता है। ये स्थिति आमतौर पर 2 से 4 साल की उम्र के बच्चों में देखी जाती है और 6 साल की उम्र तक अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ये समस्या 6 साल की उम्र के बाद भी बनी रहती है या और बढ़ने लगती है तो ये परेशानी का संकेत हो सकती है। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि इस समस्या की पहचान के लिए बच्चे को सीधे खड़ा करवाएं। अगर उसके घुटने आपस में टकरा रहे हैं और टखनों के बीच ज़्यादा दूरी है तो ये नौकनी का मामला हो सकता है। नौकनी जनरली जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, जैसे जो बच्चा जो चलना स्टार्ट करता है, फिर भागता है और फिर जब उम्र के साथ वो बढ़ता है तो ग्रोथ होने की वजह से यदि उसकी बोन्स वीक रहती है, जैसे उसमें विटामिन डी की कमी रहे, कैल्शियम की कमी रहे या प्रॉपर जैसे आहार नहीं लेता है, तो हड्डियाँ कमज़ोर होने की वजह से हड्डियों में टेढ़ापन आने लग जाता है। नौकनी एक ऐसी समस्या है जिसमें क्या होता है कि बच्चा ये कंप्लेन करता है कि जब वो भागता है तो वो जल्दी गिर जाता है, उसके घुटने आपस में टकराने लग जाते हैं। नौकनी को हम इस तरह से समझेंगे कि नौकनी एक ऐसी समस्या, घुटने यदि हम बच्चे को सीधा खड़ा करें अपने घर में, यदि हम उनको सीधा करते हैं तो घुटने आपस में मिल जाते हैं, लेकिन टखने जो हैं उनमें गैप आ जाता है और टखनों में गैप 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब कि बच्चे को नौकनी डेवलप हो रहा है। अब इसमें माँ बाप को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। बच्चा घर आता है, कंप्लेन करता है कि मेरे जल्दी गिर जाता हूँ, मेरे घुटनों में दर्द रहता है, तो माँ बाप ध्यान नहीं देते, तो धीरे धीरे ये समस्या बढ़ जाती है। क्योंकि शुरुआती दौर पे मतलब 8 साल की उम्र तक, 9 साल की उम्र तक नौकनी को हम आराम से प्रिवेंट कर सकते हैं मेडिसिन के थ्रू, ब्रेसेस के थ्रू। लेकिन बच्चे की एक बार ग्रोथ हो जाती है और परमानेंट टेढ़ापन आ जाता है, फिर इसका सिर्फ सर्जरी ही ऑप्शन रहता है। तो इसके लिए माँ बाप को बहुत जागरूक रहना चाहिए। दूसरा क्या है, आज के हमारे कल्चर के अंदर जंक फूड का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जंक फूड बहुत खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर,
चिप्स, उनकी वजह से क्या होता है कि पोषण का प्रोटीन इंटेक नहीं हो पाता है, कैल्शियम इंटेक नहीं हो पाता है। इस कारण से भी ये समस्या बढ़ती जा रही है। देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार की ओर से पूरे देश में यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में भी एक भव्य यूनिटी मार्च आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री एवं पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा ने शादरा भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 3 यूनिटी मार्च आयोजित किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य समाज में एकता, अखंडता और देशभक्ति के संदेश को प्रसारित करना है। पहला यूनिटी मार्च लक्ष्मी नगर के विकास मार्ग पर आयोजित होगा। इसका शुभारंभ वालिया नर्सिंग होम के पास से किया जाएगा और समापन कड़कड़ी मोड़ पर होगा। इस मार्च में समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल होंगे, जिसमें स्कूली छात्र छात्राएं, सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में भाग लेंगे। इसके अलावा दूसरा यूनिटी मार्च मंडावली में और तीसरा कृष्णनगर में आयोजित किया जाएगा। हर स्थान पर देशभक्ति के गीतों, नारों और सांस्कृतिक झांकियों के माध्यम से सरदार पटेल के योगदान और उनके आदर्शों को याद किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य ये संदेश देना है कि देश की एकता और अखंडता सबसे ऊपर है और सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार आज भी भारत के विकास और एकजुटता के प्रेरणा स्रोत हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू, पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्टैचू स्थापित करवाया, जिसमें पूरे देश की मिट्टी और धातु इकट्ठे करके पूरे देश को फिर से एक सूत्र में पिरो करके और वो स्टैचू बनाया। 3 यूनिटी मार्च निकालेंगे, 2 यूनिटी मार्च, 1 यूनिटी मार्च कल से है, जो कि मैं आपको जानकारी देता हूं। कल सुबह 10 बजे से विकास मार्ग वालिया नर्सिंग होम से लेकर के कड़कड़ी फ्लाईओवर तक रहेगी और इसमें समाज के हर स्तर के नागरिक इसमें भाग ले रहे हैं, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, RWA के पदाधिकारी हों, मार्केट एसोसिएशन के लोग हों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के लोग हों, छठ पूजा समिति के पदाधिकारी और उनके सदस्य हों, हमारे अन्य बहुत से सामाजिक संस्थाएं हैं, उन्होंने इसमें हमें सहयोग देने के लिए कहा है। और ये यूनिटी मार्च हम 13 तारीख कल पहली जो हमारा विकास मार्ग है लक्ष्मी नगर वालिया नर्सिंग होम से प्रारंभ करके कड़कड़ी मोड़ के फ्लाईओवर तक लेके जाएंगे। उसी श्रृंखला में हमारी दूसरी जो यूनिटी मार्च है ये किशननगर विधानसभा में छाछी बिल्डिंग से प्रारंभ करके 22 तारीख को सुबह 10 बजे और शादरा विधानसभा में बाबूराम स्कूल तक रहेगी। इसमें भी बहुत सी संस्थाओं ने, मार्केट एसोसिएशंस ने हमें सहयोग देने के लिए कहा है, वो सब लोग इसमें सम्मिलित होंगे। और तीसरी हमारी जो यूनिटी मार्च है जो मयूर विहार जिला में मंडावली में निकाली जाएगी, 23 तारीख को सुबह 10 बजे लक्की पब्लिक स्कूल से नालंदा चौक मंडावली से निकाली जाएगी। इसके साथ साथ इन सबको यूनिटी मार्च के साथ साथ विभिन्न अन्य कार्यक्रम जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधने वाले हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल को और उनके देश को एक सूत्र में बांधने के प्रमुख काम को जनता तक, विशेष तौर से युवाओं तक पहुंचाने के लिए हमारे विभिन्न कार्यक्रम भी लगातार पूरे देश में चल रहे हैं। आज के समय में टेक्नोलॉजी के बहुत सारे अवसर हैं और बच्चे बड़े सभी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है ChatGPT, जिसका उपयोग लोगों द्वारा काफी बढ़ रहा है। स्टूडेंट्स का कहना है कि ChatGPT उनकी पढ़ाई में मदद करता है। वो कहते हैं कि एग्जाम से पहले नोट्स बनाने में और सवालों के जवाब पाने में ये बहुत काम आता है, लेकिन कुछ लोग इससे लेकर सावधान भी हैं। उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं और इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति इसे कैसे इस्तेमाल करता है। कुछ लोगों का मानना है कि बच्चों को ChatGPT का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि इससे बच्चों की क्रिएटिविटी कम हो सकती है, हर जानकारी सही नहीं मिलती और बच्चों के मानसिक और सामाजिक व्यवहार पर भी असर पड़ सकता है।
में वो हेल्प कर देता है, लाइक समरी दे देता है, लाइक बहुत बड़े नोट्स है, लाइक 100-150 पेजेस का है, तो उसको इजी समरी दे देता है, जो एग्ज़ाम से लाइक एक रात पहले अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसको एग्ज़ाम एस करने में हेल्प कर देता है। तो आपके अकॉर्डिंग वो सही इन्फॉर्मेशन देता है सारी? ऑलमोस्ट सही देता है लाइक। और आप उस पर इतना भरोसा कैसे करते हैं? लाइक उसके सिर्फ फ़ायदे नहीं है ना, नुकसान भी काफ़ी हैं उसके। हाँ नुकसान है, बट मोस्टली मेरे को फ़ायदे देते हैं, क्योंकि जो उससे पढ़ के जो आंसर लिख के आते हैं उससे भी मार्क्स मिल जाते हैं, लाइक जो नॉर्मली बुक से पढ़ के देते हैं उससे पढ़ के देते हैं, तो मोस्टली से स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी कम नहीं हो रही? आजकल स्टूडेंट क्रिएटिविटी ज़्यादा कंफर्ट देख रहा है मोस्टली, अगर देखा जाए तो। एक तो इन्फॉर्मेशन कई आदि तो गलत होती हैं, और अगर सही भी हैं तो एक कहता है कि ठीक है, एक कहता है गलत है, और नौकरियां भी जा रही हैं, उससे एआई का ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, बच्चों में मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फैल रही, तो उनका अवेयरनेस ही नहीं है, जो जैसे ट्रेंड चल रहा है उसी के हिसाब से चल रहे हैं, जो दूसरा बच्चा कर रहा है वही वो कर रहे हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे कि ये चीज़ उनके लिए फ़ायदे के लिए है या नहीं है। देखो, टेक्नोलॉजी कोई भी हो उसका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, तो कुछ हद तक कुछ चीज़ें बहुत सही हैं, लेकिन हाँ अगर बच्चे बिल्कुल उनके ऊपर ही निर्भर हो जाएंगे तो वो सही नहीं है। वो उसकी बस जल्दबाजी में हर चीज़ वो जल्दी अचीव करना चाहते हैं तो वो उसकी तरफ भाग रहे हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है उनका, जो मेन क्रिएटिविटी है, वो तो फिर एक तरह से ख़त्म ही हो रही, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 3 किलो हेरोइन बरामद की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला पश्चिमी दिल्ली के बसई दारापुर इलाके का है, जहां एएनटीएफ टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर आधी रात को छापेमारी की। टीम ने छत्रपति शिवाजी पार्क के पास आउटर रिंग रोड पर जाल बिछाया और वहां पहुंचे 2 ड्रग तस्करों रंजीत मेहरा और संजना को रंगे हाथ पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक रंजीत मेहरा के कब्जे से 2 किलो 785 ग्राम हेरोइन बरामद की गई, जबकि संजना के पास से 207 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। कुल मिलाकर करीब 3 किलो हेरोइन जब्त की गई। पुलिस जांच में पता चला कि रंजीत पहले छोटा मोटा व्यापार करता था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से नशे के कारोबार में उतर गया। वह अपने सप्लायर आदर्श से हेरोइन लेकर दिल्ली के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचाता था। वही संजना शादरा की रहने वाली है और रंजीत की मदद से नशे की सप्लाई नेटवर्क में जुड़ गई थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई नशे के खिलाफ चल रही उनकी मुहिम में एक बड़ी सफलता है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े बाकी तस्करों की तलाश में जुटी है। गाजीपुर थाना पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए एक शातिर लुटेरे को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान शिवा चौहान के रूप में हुई है। वह पेशे से डिलीवरी बॉय है और पूर्व में एक आपराधिक मामले में शामिल रह चुका है। 10 नवंबर को दोपहर करीब 3 बजे मयूर विहार फेज 3 के सफेदा पार्क के पास गश्त कर रही पुलिस टीम हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार, हेड कांस्टेबल विजय तोमर और कांस्टेबल विनोद ने हंगामा देखा। शिकायतकर्ता अनुपम शुक्ला ने बताया कि बाइक सवार 2 युवकों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया और भागने लगे। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए स्थानीय लोगों की मदद से एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से छीना हुआ मोबाइल फोन बरामद किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी अपने साथी के साथ मिलकर मयूर विहार और गाजीपुर क्षेत्र में राहगीरों को निशाना बनाता था और मोटरसाइकिल से झपटमारी करता था। फरार आरोपी और अपराध में इस्तेमाल मोटरसाइकिल की तलाश जारी है। गाजीपुर थाना पुलिस की इस सतर्क कार्रवाई से क्षेत्र में लूटपाट की घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। पांडवनगर थाना क्षेत्र में बीती रात पुलिस टीम की सतर्कता से 2 मोबाइल स्नैचर गिरफ्तार किए गए। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता अजय मिश्रा रात में अपने घर लौट रहे थे। जब वे शशि गार्डन के सरकारी स्कूल के पास पहुंचे, तभी पीछे से आए 2 युवकों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया और भागने लगे। उसी समय क्षेत्र में पेट्रोलिंग पर लौट रहे एएसआई ब्रिगेंद्र और कांस्टेबल संजय ने शोरगुल सुनकर तुरंत पीछा किया। शिकायतकर्ता की मदद से दोनों स्नैचरों को मौके पर पकड़ लिया गया और छीना गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया। दोनों आरोपी स्थानीय कार्यक्रम में तंदूर हेल्पर और वर्कर का काम करते हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि मोबाइल ना होने और लालच में आकर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। एक मोबाइल बरामद किया गया। पांडवनगर थाना पुलिस की तुरंत कार्रवाई से न केवल चोरी का मोबाइल बरामद हुआ, बल्कि 2 सक्रिय अपराधी भी पकड़े गए। क्राइम ब्रांच की एंटी
एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक वांछित अपराधी शाहरुख को गिरफ्तार किया, जो थाना नंदनगरी क्षेत्र में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में पिछले करीब 2 महीने से फरार चल रहा था। 15 सितंबर 2025 को नंदनगरी इलाके में पार्किंग को लेकर विवाद के दौरान कैब ड्राइवर मोहम्मद कमर को आरोपी शाहरुख और उसके साथी कयूम ने चाकू मार दिया था। घायल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसके पेट में गहरे घाव की पुष्टि की थी। इसी आधार पर मामला दर्ज किया गया था। वारदात के बाद से शाहरुख फरार था। क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली कि शाहरुख ताहिरपुर के राजीव गांधी अस्पताल के पास देखा गया। इंस्पेक्टर अमित सोलंकी के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसमें एएसआई प्रवीण, एएसआई राजीव, हेड कांस्टेबल अमित और हेड कांस्टेबल रविंदर शामिल थे। उन्होंने इलाके में घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। पूछताछ में उसने अपराध कबूल किया और बताया कि उसने अपने साथी कयूम के साथ मिलकर ये वारदात को अंजाम दिया था। कयूम अब भी फरार है। आरोपी 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ चुका है और मजदूरी करता है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वह पहले भी हत्या के एक मामले में जेल जा चुका है और कुछ समय पहले ही जमानत पर रिहा हुआ था। जेल से बाहर आने के बाद उसने फिर से आपराधिक गतिविधियां शुरू कर दी थी और इलाके में अपनी गैंग बनाकर दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और थाना नंदनगरी को मामले की आगे की कार्रवाई के लिए सूचना दे दी गई है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए CCN डिजिटल।